माई सेल्फ अनुज कुमार दिवाकर हमारे चैनल मैथ मुस्कान पर आप सभी शिक्षाविदों, अभिभावकों एवं छात्रों का नव वर्ष 2021 को मेरा अग्रिम हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, यूट्यूब पर एक से बढ़कर एक टीचर्स हैं। मैं उन टीचरों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं जिन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से शिक्षा का इस जहां में संचार किए हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है, मेरा भी एक तरीका है और मैं मिसलेनियस क्वेश्चन के साथ पहली बार एक अजूबा डिजिटल दुनिया में प्रवेश किया हूँ। हो सकता है थोड़ा बहुत हमसे मिस्टेक भी हो जाए, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैथ की दुनिया में धमाल तो जरूर मचेगा। नई टेक्निक के साथ और नव वर्ष में आपका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं। क्वेश्चन लॉस एंड प्रॉफिट का है। क्वेश्चन में कहा गया है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता, उसे 40% लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? इसे हम बहुत तरीका से बना सकते हैं, लेकिन पहली बार देखते हैं। मान लेते हैं सीपी मतलब क्रय मूल्य को हम 100 रुपया मान लेंगे। सीपी अर्थात क्रय मूल्य को हम 100 रुपया मान लिए। यदि इसे है तो 10% हानि पर बेच दिया, इसका मतलब है कि एफ की सेलिंग प्राइस हो गया 100 में 10 निकल जाएगा तो 90 रुपया हो जाएगा। अब कहता है कि इसे 20% कम में खरीदा होता, 20% कम में खरीदा होता तो नाउ सीपी अब बन जाता है। अगर 20% कम में खरीदा, पहले हम 100 रुपया में खरीदे, 20 रुपया कम में खरीदे तो मान लीजिए 80 रुपया, और इसे 55 रुपये अधिक में बेचता है तो 40% लाभ होता है। 80 का 40% लाभ पर बेचते हैं तो 140 बटा 100। इसको हल करने के बाद 112 आया। पहले हम बेचते थे ये सामान 90 रुपया में, अब बेचते हैं 112 रुपया में। खरीद अब ऐसा मान लीजिए ऐसा बेचते हैं 112 रुपया में, ये एसपी बन गया। तो हमको पता चला कि दोनों में डिफरेंस कितना का है, तो 22 का। 90 रुपया और 112 रुपया में 112 में से 90 रुपया निकल जाएगा तो 22% का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 55 रुपया। 1% इक्वल टू हो जाएगा 55 अपॉन 22 इक्वल टू 5/2। तो हमको क्रय मूल्य तो हमें 100% माने हैं, इसलिए 100% इक्वल टू 100 इंटू 5/2 काटने के बाद 50, इसको गुना करते हैं तो 250 रुपया। यही मेरा
देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं। गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपया में पहले से 10 केजी गेहूं अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है, यानी वर्तमान मूल्य मांगता है। मान लेते हैं पहले 100 रुपया में जितना गेहूं मिलता था, अब भाव गिरने के कारण 20% गिर गया, अब 80 रुपया में उतना मात्रा में गेहूं मिलता है। ये है सो मूल्य हो गया। मूल मात्रा का क्वांटिटी का प्राइस जो है सो क्वांटिटी का व्युत्क्रम होता है, तो ये आ जाएगा आपका 80, ये हो जाएगा 100। दोनों में डिफरेंस देखते हैं। इसमें डिफरेंस बता है आपको 20% का। अब 20% का मान वैल्यू है सो 10 केजी, इसलिए 1% का मान हो जाएगा 10/20, इसलिए 100% का मतलब हुआ 10/20 गुना 100, 20 पंचे 100, 50 केजी। अब मैं चीनी 50 रुपया में खरीदता हूँ और पहले 10 केजी कम, अर्थात पहले है सो 600 रुपया में अभी 50 केजी मिलता है। अब पहले 600 रुपया में 10 केजी कम, अर्थात 40 केजी मिलता था। तो अभी का रेट मालूम करना है, तो यानी 600 में 50 केजी, तो नया दर हो जाएगा। नया मूल्य, तो टोटल अमाउंट है 600, टोटल क्वांटिटी है 50। अगर टोटल क्वांटिटी से भाग दे देते हैं टोटल अमाउंट में, तो 1 केजी का दाम निकल जाता है। यहाँ हल करने के बाद आता है 12 पंचे 60, 12 रुपये प्रति केजी। यही आपका आंसर होगा, जो विकल्प सी है। इसको दूसरे तरीका से हम बना सकते हैं। अगर चाहें तो अगर हम 20% का मान अगर हम 10 केजी रख लेते हैं, सेकेंड मेथड से हम ये भी कर सकते हैं 20% इक्वल टू 10 केजी, इसलिए 1% बराबर 10/20, इसलिए 100% बराबर 10/20 गुना 100, 20 पंचे 100, 50 केजी। यानी 600 रुपया में अब 50 केजी मिलता है, तो 1 केजी का दाम, नया मूल्य, नया दर। तो टोटल अमाउंट है सर 600 में 50 से भाग दे देते हैं, आपको 12 रुपये प्रति केजी ये टोटल। इसके चाहे तो मान लीजिए अन्य तरीका से भी बना सकते हैं, और अन्य तरीका से बनाएंगे तो नया दर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नया दर निकले घटा मूल्य या नया दर निकालेंगे तो नया दर बराबर लिख सकते हैं। अमाउंट कितना है, निश्चित अमाउंट है 600 रुपया, अमाउंट गुना प्रतिशत मात्रा, ये है 120 है, बटे 20% कमी, अमाउंट गुना प्रतिशत कमी बटा मात्रा गुने 120%, 100। अब इसको हल करने के बाद पता चल गया 10 गुना 20, डायरेक्ट आंसर देंगे तो 12 रुपये प्रति केजी। अन्य तरीका से चाहे तो बहुत तरीका से तोड़ सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला सवाल नंबर सिस्टम से लिए हैं। नंबर सिस्टम में यूँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको यूनिट डिजिट के बारे में जानना होगा, रिमाइंडर के बारे में जानना पड़ेगा, डिवाइजर के बारे में, यानी बहुत सारा है। जीरो की संख्या ज्ञात करना, नंबर सिस्टम में बहुत चीज़ है। संख्यात्मक अभियोगिता एक विहंगम अवलोकन है जिसको हम बारीकी से बताएंगे। पहली बार यूट्यूब पर आए हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो है ही, खैर कोई बात नहीं, रेसिस्ट कर जाएंगे। देखते हैं सवाल को। सवाल में दिया हुआ है कि संख्याओं 5, 10, 15, 20, 25 ... 190, 195, 200, यानी 5 के अपवर्त को लिया गया है 200 तक, 5 से स्टार्ट किया 200 तक को। सभी संख्याओं को परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए नेचुरल नंबर से, इवेन नंबर से, यानी बहुत सारा संख्या पावर में लेकर भी ऐसा किया जाता है, जो कि ऐसा हम जब नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे उसमें पूरी चीज़ बताएंगे। चलते देखते हैं। ये 5 का है, इसका फंडा होता है कि लास्ट टर्म आपको देख रहे हैं क्या है, 200 है। ये 10 के गुणात्मक दुगुना होते जाता है भाग में, तो ये अंतिम संख्या आप 2 देखते हैं तो शून्य की संख्या, दाईं ओर से शून्य की संख्या ज्ञात करना है। दाईं ओर से शून्य की संख्या बराबर। अब ये देखना है कि दाईं ओर से शून्य की संख्या जब हम निकाल रहे हैं तो लास्ट टर्म क्या है, हमको 200 है और 5 का मल्टीपल है, तो 5 का मल्टीपल है तो उसके लिए क्या फंडा होता है, उसके लिए फंडा होता है बल्कि डिनोमिनेटर के रूप में 10, 20, 40 इस तरह से चलते जाएगा। और उसके बारे में डिटेल से जब हम पूरा टॉपिक पढ़ाना शुरू करेंगे, नंबर सिस्टम का सारे टॉपिक बताएंगे तो उसमें सारा चीज़ बता देंगे। तो लास्ट टर्म क्या है, 200 बटा 10 आएगा प्लस 200 बटा 10 का दुगुना 20, दुगुना नीचे वाले का हरों को करते जाएंगे, डिनोमिनेटर को करते जाएंगे और कांस्टेंट रखेंगे लास्ट टर्म को। 200 बटा 40, 200 बटा 80, 200 बटा 160। अगर इससे आगे चले जाते हैं डिनोमिनेटर नोमिनेटर से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम डिनोमिनेटर नोमिनेटर से कम ही होना चाहिए। और इसमें भाग देंगे, जो CQ कंप्लीट क्वोशिएंट आएगा उसी को हमको लिखना है, जो रिमाइंडर बच जाएगा उसको नहीं लिखना है, शेष नहीं लिखना है, सिर्फ भागफल लिखना है। अगर 200 में 10 से भाग देंगे तो 20 आएगा, 200 में 20 से भाग देंगे तो 10 आएगा, 200 में 40 से भाग देंगे तो 50 आएगा, 200 में 80 से भाग देंगे तो CQ आएगा आपको 2, क्योंकि शेष से हमको कोई लेना देना नहीं है। और 160 से 200 में भाग देंगे तो एक बार लगेगा। इस सब को जोड़ने के बाद 20 यानी मान लीजिए 200 में 40 से भाग देंगे तो 5 ही आएगा। 20, 10, 30, 5, 35, 2, 37, 38। नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम राइट साइड इक्वल टू 38, यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का है, मॉडरेट क्वेश्चन है। इसको देखते हैं कि हम टेक्निक से किस तरह से तोड़ते हैं। मैं आप लोगों को इस सवाल के बाद कुछ अगला चीज़ बताएंगे, ज्योमेट्री से भी लेंगे। मैं मैथमेटिक्स का सारा पार्ट, ज्योमेट्री पूरा फंडा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट, अरिथमेटिक्स, मेंसुरेशन, सेट थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स, सारा जितना होता है कंपटीशन का पार्ट वो सारा चीज़। और CBSE बोर्ड के लिए मैं IIT फाउंडेशन के लिए कुछ बुक भी लॉन्च करने वाले हैं, मतलब कि चलाने वाले हैं, वो बाद में दिखाएंगे। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर मेरा पहला दिन है और यूट्यूब के बारे में मैं जानता भी नहीं था पहले से। मैं
तीसरे जनरेशन का हूँ और चौथे जनरेशन में चल रहे हैं, तो मान लीजिए कैसे थोड़ा मेरे लिए तो दिक्कत होगा ही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी जगह भी ऐसो रेसिस्ट कर जाता हूँ, इसके लिए कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी समझाने में। एक व्यक्ति ने कुछ दूरी एक निश्चित चाल से तय की, यदि उसकी चाल 3 किलोमीटर पर आवर अधिक होती तो उसे 40 मिनट कम लगते, यदि उसकी चाल 2 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उसे 40 मिनट अधिक लगते, या दूरी कितनी है। देखते हैं, चाल समय का व्युत्क्रम होता है, तो हमको और देखना है क्या, पहले स्पीड लेते हैं जिसको चाल कहते हैं, स्पीड और टाइम। इसे अगर फंडामेंटल विधि से बनाया जाए तो बहुत टाइम लगेगा। देखते हैं टेक्निक्स तोड़ते हैं, रेशियोज तोड़ते हैं। यदि चाल 3 किलोमीटर अधिक होता +3 तो उसे 40 मिनट कम, तो मिनट को घंटा बनाएंगे, 40 में 60 से भाग देंगे, तो कहने का मतलब 2/3 आवर हो जाएगा। ये कम लगता है तो माइनस का चिन्ह दे दीजिए। उसकी चाल 2 किलोमीटर कम कर दी जाए, 2 किलोमीटर पर घंटा कम कर दी जाए, -2 किलोमीटर, तब उसे 40 मिनट अधिक लगता है। 40 मिनट को अगर घंटा में परिणत करते हैं तो 2/3 यानी 2/3 ये इसका टाइम हो जाएगा। हम देखते हैं कि टाइम बैलेंस है, स्पीड को बैलेंस करना है। स्पीड को बैलेंस करने के लिए तो 3 और 2 का एलसीएम लेते हैं, तो 6 है, 3 2 का लघुत्तम 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 से, तो 2 से यहाँ भी गुना हो जाएगा, 2 से 6 में भाग देंगे तो 3 यहाँ आएगा, तो 3 यहाँ भी आ जाएगा। अब देखते हैं स्पीड क्या बता रहा है, 3 दूना 6, 3 दूना नेगेटिव पॉजिटिव प्लस में आ जाता है, अंतर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। और है सो इसको गुना करते हैं तो 2 दूनी 4, 3 दूना 6, तो नेगेटिव पॉजिटिव का अंतर 10 आ जाएगा, 10/3 ये आवर हो गया। स्पीड मालूम, टाइम मालूम, डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। अगर इसे काटते हैं तो 3 चौक 12, 10 चौक 40 किलोमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर फंडामेंटल विधि से बनाते हैं तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसके बारे में बताएंगे। देखते हैं अगला सवाल, अगला क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का देखते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी 13 दिन में समाप्त कर लिया। सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। सवाल देखने से पता चलता है कि टैग लगा हुआ है, ए बी एक साथ, बी सी एक साथ। तो इसी तरह सवाल में टैग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 12 और 16 का एलसीएम निकालते हैं। जैसे ए प्लस बी दिया है आपका 12 डेज, बी प्लस सी दिया है आपको 16 डेज। अगर इस दोनों का एलसीएम लेते हैं तो हमको 48 आता है, तो 48 टोटल वर्क हो गया, टोटल यूनिट यानी 48 यूनिट। 48 यूनिट का एक काम रखिए, मान लीजिए 48 यूनिट है, सो बन गया हमको। अब इसका हम एफिशिएंसी ए प्लस बी का निकालते हैं, ए प्लस बी का और बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी। तो 12 चौके 48, 4 यूनिट एक दिन में, 16 तिया 48, 3 यूनिट एक दिन। अगर टैग लगाते हैं तो मान लीजिए पता चलता है कि ए ने 5 दिन अकेले काम किया, उसके बाद छोड़ दिया, बी ने 7 दिन काम किया। तो बी को ए को अगर दोनों को टैग लगाते हैं तो 5-5 दिन करेंगे, तो 5 इसका 5 इसका, तो 5 आ जाएगा, तो दोनों मिलकर 5। एक दिन में ए प्लस बी
4 यूनिट तो 5 दिन में, तो 5 चौक 20 यूनिट। यहाँ देखेंगे इसका 5 है ही, टोटल ले लेंगे, इसमें से 5 लेंगे, 2 बच जाएगा, 2 को सी के साथ तुलना कर लेंगे, सी के साथ एडजस्ट कर देंगे। तो 5 यूनिट ए प्लस बी 5 यूनिट मतलब 5 दिन में, एक दिन में है सो ए प्लस बी 4 यूनिट काम करता है, तो 5 दिन में 5 चौक 20 यूनिट, ये निकल गया। अब बी के साथ सी का टैग लगाते हैं, 2 यूनिट, इसका सी से ले लेंगे 2 यूनिट, तो बच जाएगा 11 यूनिट, इसको 11 दिन बच गया, 2 दिन ले लेंगे इसमें से, 2 दिन बी का बचा है और सी का 2 दिन बचा है, तो 2 दिन बी और सी का, तो मतलब कि 3 दूना 6 यूनिट, ये भी काम हो चुका है। तो बच गया सी का 11 दिन, तो 11 दिन आया है, तो यहाँ पर हम देखते हैं शेष कितना बच गया यूनिट काम, 22, 20 और 26, 48 और 26 गया, तो 22। और ये सब 2 बी के साथ टैग लगा है, तो इसमें बच गया 11 दिन, इसमें 11 से भाग हो जाएगा। टोटल कितना दिन में करेगा, तो मान लीजिए टोटल यूनिट है 48 दिन का, 48 से इसमें टोटल, सॉरी ये तो हो गया, बच गया रिमेनिंग 22 यूनिट। तो 13 दिन में समाप्त कर लिया, सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया, तो 11 यूनिट यानी है सो, यानी 22 यूनिट बराबर 13 दिन, नहीं 11 दिन पर, चूँकि इसमें बच गया आपको 11 दिन बच गया। अब ये 11 दिन में सी कर लेता है, तो 22 यूनिट बराबर है 100, तो निकल गया 11 दिन, इसलिए 1 यूनिट बराबर 11/22। टोटल यूनिट काम करना है, टोटल काम करना है, तो मान लीजिए टोटल काम है तो कितना यूनिट का है, 48 यूनिट का है, तो 48 यूनिट करने में सी को कितना समय लगेगा, 11/22 गुना 48, 11 गुना 22, 24, 48 तब 24 डेज, किसको लगेगा, सी को। ये सी बेचारा है, आंसर आपको 24 डेज बी आंसर हो गया। अलजेब्रा का क्वेश्चन देखते हैं। यदि x² प्लस एक्स इक्वल टू 5 हो तो x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 1/x प्लस 3 का होल क्यूब का मान क्या होगा। यह क्वेश्चन CGL 2015 में पूछा गया है। ठीक ठाक क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन के देखने के बाद पता चलता है कि x प्लस 3 को लाने के लिए इसका मतलब वर्ग समीकरण बनाना होगा, क्योंकि x² प्लस 6x प्लस 9 ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, लेकिन हमको यहाँ x है यानी 6x है, 6x ले लिए हैं, यानी 5x एक्स्ट्रा लिए हैं, तो दाएं तरफ हमको 5x भी लेना पड़ेगा, बाएं तरफ 9 लिए हैं तो 5 लिए हैं, तो 5 दिया 15 हमको लेना होगा 3 के रूप में लाने के लिए, 5 दिया 15। अब हम बैलेंस करते हैं तो x वाला लगभग बैलेंस हो गया, 6 इधर आएगा तो 5x आ जाएगा। हमको निश्चित संख्या 5 है तो 15 में से 9 चला गया तो 6 प्लस में आया, इसका मतलब -1 करेगा, बैलेंस हो गया। अब यहाँ से पता चलता है कि ये सूत्र है सो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 3 आता है -1। अब पता चलता है कि दोनों तरफ हम x प्लस 3 से भाग देते हैं तो इस फॉर्म पर आ जाएगा x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3। अगर x प्लस 3 पर पावर 2 है, बटा में x प्लस 3 है, एक पावर हट जाएगा, x प्लस 3 बच गया। ये नेगेटिव है, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, क्योंकि फॉर्म पर आ गया, जो क्वेश्चन का डिमांड है। ये x प्लस 3 कट जाएगा तो पावर। एक चीज पता चल गया, एक पावर के लिए
x+3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है 1/x+3 होता है। तो हम पता चल गया कि इसका पावर 1 का मान है सो 5 है। नया तरीका, एक पावर के लिए अगर 5 है तो 2 पावर के लिए तो पहला का स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं, प्लस चिन्ह रहता है तो 25, 5 का स्क्वायर करेंगे -2 करेंगे तो 25 में से 2 चला जाएगा तो 23 आ जाएगा। तीसरा पावर के लिए जो आंसर का क्वेश्चन का डिमांड है तो शुरू वाला और लास्ट वाला को गुना करते हैं तो 23 बचे कितना होता है 115, 23 बचे 115 और 23 लास्ट वाला से जस्ट पहले वाला घटा दिया जाता तो 5 घट गया, आपको आ जाएगा 110 जो कि क्वेश्चन का डिमांड है। यही आपको ज्ञात करना है। इसलिए x + 3 का होल क्यूब प्लस 1/x + 3 का होल क्यूब इक्वल टू 1। मैं ये कहना चाहता हूँ यदि इस तरह का सवाल आता है तो मैं इसको बहुत तरीका से तोड़ सकता हूँ। जैसे कि यदि दिया हुआ रहेगा, मैं क्वेश्चन नहीं, यदि दिया रहेगा x + 1/x = 3 दिया हुआ तो आपको बहुत सारा मान पूछ सकता है। 5 के लिए देखते हैं, एक पावर के लिए 3 दिया है, 2 पावर के लिए स्क्वायर करके 2 घटाते हैं, 3 तिहाई 9 में से 2 गया तो 7, 3 का स्क्वायर -2 यानी 7 आ जाएगा। तीसरा पावर के लिए आपको शुरू और लास्ट वाला को गुना करते हैं 7 या 21 में से लास्ट वाला से पहले वाला घटा देंगे तो 3 या 18 आ जाएगा। 4 पावर के लिए शुरू वाला और लास्ट वाला का गुना 18 या 54, लास्ट वाला से पहले वाला घट जाता है तो 47। अगर 5 पावर के लिए करते हैं तो 47 या 7 या 21, 4 या 12, 7 या 21, 4 या 12, 2 14 141 और लास्ट वाला से जस्ट पहले वाला घटेगा 18 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 11 में से 8 गया 3, 123 आया। ये जो 1 देखते हैं तो पहला पावर के लिए स्टेप 1 के लिए नहीं, कहने का मतलब x + 1/x का मान आपको 3 है। अगर 2 पावर है तो मानिए दूसरा स्टेप है तो मानिए कि x² + 1/x² का मान हो जाएगा 7। तीसरा पावर के लिए x³ + 1/x³ का मान हो जाएगा 18 और चौथा पावर के लिए x4 + 1/x4 का मान हो जाएगा आपको 47 और पांचवा पावर के लिए x5 + 1/x5 का मान हो जाएगा 133। इस तरह से हम बहुत सारा क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगर प्लस में दिया हुआ तो माइनस कर लेंगे, बहुत सारा चीज़ ऐसा टेक्निक से निकाल सकते हैं। जब ऐसा मान कि जब हम इसको नियमित ढंग से मान कि सिस्टम से लेकर चलेंगे तो तोड़ कर पूरी तरह से हम बताएंगे, हर टॉपिक को पूरा कवर करेंगे जितना हो सकता है। जितना कंपटीशन का डिमांड है, CGL का, CHSL का, NTPC का, ग्रुप डी का जितना भी डिमांड है वो सारा चीज़ बताऊंगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा भी बैच चालू करूँगा जिसका है सो बारे में बताना चाहता हूँ कि ये है सो एकेडमिक के लिए है, वो अलग से मान के देंगे, लेकिन मेनली इस पर रहेगा। इस चैनल पर ज़्यादातर है सो मतलब कि सारा चीज़ है सो कंपटीशन का होगा। ये जो किताब देखते हैं IIT फाउंडेशन का, पियर्सन पब्लिकेशन का है। ये जो बच्चा ओलंपियाड या मान लीजिए रामकृष्ण मिशन वगैरह बहुत सारा जो कंपटीशन होता है बच्चे लोगों का, वो भी हम स्टार्ट करेंगे इसी चैनल के माध्यम से। ये IIT पियर्सन का बुक है, देख लें। और ये भी है, इसको भली भांति हम पढ़ा लेंगे। बात असल में है कि हम लोग तो अंग्रेज नहीं हैं, इंडियन है, अंग्रेज की तरह नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जब अंग्रेज हम लोगों की हिंदी को अगर मान लीजिए सो मसल कर बोल सकता तो उसके अंग्रेजी को भी तो हम लोग तो मसल कर बोलेंगे, लेकिन समझ में आ जाएगा। बच्चे समझते हैं, कम्पीट करते हैं अच्छी तरह से। बड़ाई भी करना है, जो सही होगा हकीकत होगा, सही चीज़ देंगे, गलत चीज़ नहीं देंगे। जितना जानते हैं उतना प्रयोग करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं। हमारा चैनल मैथ मुस्कान मेनली कंपटीशन के लिए है, लेकिन एकेडमिक बच्चों को देखते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को देखते हुए, हम अपने खुद ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो उसको देखते हुए
इंजीनियरिंग करने के लिए आप SCERT का बुक एक किताब पढ़ने से नहीं होता है, बहुत सारा MTG प्रकाशक पब्लिकेशन का हम लोग बहुत सारा बुक को मतलब कि पढ़े हैं। KG सिन्हा, जब ये RD शर्मा वगैरह हो गया, RS के बाद सर हो गए, और उसके बाद हम लोग चलाते हैं IIT फाउंडेशन। देख लें, ये है सो IIT फाउंडेशन का बुक है, पियर्सन पब्लिकेशन का है, क्लास 9 का। ये टोटल टॉपिक इसमें बताएंगे। जो सवाल गलत होगा तो उसको मान के ऐसे स्किप कर दिया जाएगा। उसके बाद क्लास 7 का है, ये भी चलेगा। और मैं धीरे धीरे कर सारा भी चलाऊँगा, चूँकि बहुत बाद में हम जाने हैं और नया है तो मतलब कि पता नहीं चलता है कि मतलब कैसे बोला जाता है कैमरा पर। हमको तो लगता है कि ऐसो अजनबी की तरह बात करने, पागल की तरह बात करते रहते हैं। देखिए ये भी हो गया, निकलिएगा तो हम कैट उट वगैरह का भी ऐसा बुक चलाते हैं। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अगर मान ली कि ऐसा ग्रामीण क्षेत्र में तो मतलब कि रूढ़ी का बच्चा नहीं मिलता है, लेकिन मैं एजुकेशन से जुड़ा हूँ, बहुत सारा बुक रखे हुए हैं। शायद अनुज कुमार दिवाकर सर के बारे में आप लोग जानते हैं, मैं ही हूँ दिवाकर सर। ये सब ऐसे क्लास 10 है, धीरे धीरे के सारा बैच में ऐसा हम करेंगे, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ज्योमेट्री से दो 100 केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। AB बड़े वृत्त का व्यास है, BD छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है जो इसे D पर स्पर्श करता है। AD की लंबाई क्या होगी? सबसे पहला नंबर, ये स्पर्श रेखा टेंजेंट पर है। आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। अगर किसी त्रिभुज का किसी वृत्त का स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है और वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है और अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये सब जानना पड़ेगा। चलिए, सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 13 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। AB बड़े वृत्त का व्यास है, बड़ा वृत्त का, बड़े वृत्त का भी व्यास, बड़े वृत्त का भी केंद्र O है और छोटे वृत्त का केंद्र मान लेते हैं O है। तो यहाँ से चलते हैं, केंद्र नहीं दिया होगा, केंद्र इसको AB ये O है, बड़े वृत्त का व्यास है। BD छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है, छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा BD। यहाँ BD स्पर्श रेखा है। तो ये पता चल गया कि हमको स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। बड़े वृत्त का व्यास आपको ऐसो दिया है AB, त्रिज्या है, बड़े वृत्त का त्रिज्या है, रेडियस जो है OB है, OB 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक भी है सो OAB 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, पूरा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। छोटे वृत्त की त्रिज्या आप 8 सेंटीमीटर है, इसको 8 सेंटीमीटर हम कर लेते हैं। तो हमको BD की लंबाई पता निकालने के लिए अब एक बात पता चल गया, केंद्र से केंद्र पर स्पर्श केंद्र त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है 90 डिग्री का हो गया, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो हमको BD निकाल लेना है, तो BD बराबर निकालेंगे, समकोण त्रिभुज में BD निकालेंगे। तो BD बराबर क्या होता है? तो BD कर्म का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 13 169 माइनस 64 बराबर 105। ये हमको हो गया 105 न्यूटन में, 105। हमको AD की लंबाई पता है, तो A को D से मिला देते हैं। इस सवाल को ज्योमेट्रिक विधि से बना सकते हैं और इसे है सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड से भी हम बना सकते हैं। तो एक चीज पता चल गया, समकोण त्रिभुज है तो अगर इसमें cos B ले लें
तो हम जानते हैं cos b बराबर क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेनस। तो b के लिए बेस हो जाएगा आपको √105 और हाइपोटेनस आपको कर्व जो है सो आपको 13 आ जाएगा। अब cos b का मान तो हमको निकल गया, लेकिन इस ट्रायंगल में देखेंगे ए बी टी में देखेंगे तो मान लीजिए कि ये जो है इसको निकालना है, ए डी का लंबाई निकालना है। ये ए बी पूरा मालूम है, बी डी मालूम है, और ये तो इसके लिए जो सम्मुख ये अपोजिट साइड जो है बी का अपोजिट साइड है ए डी, तो cos b का सूत्र होता है, तो यानी कहने का मतलब अपोजिट भुजा को छोड़कर जो एडजेसेंट साइड है, जैसे कि बी डी का स्क्वायर, तो बी डी कितना है √105 का होल स्क्वायर प्लस ये पूरा है सो ए बी का स्क्वायर, ए बी मतलब 13 दूना 26 का होल स्क्वायर माइनस बी का अपोजिट साइड ए डी का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एडजेसेंट साइड यानी √105 इंटू 26 इक्वल टू √105 अपॉन 30। इससे ये कट जाएगा 13 में 26। इसको अगर वर्ग करते हैं तो ये आ गया 105, 26 का स्क्वायर करते हैं तो 676 माइनस ए डी स्क्वायर, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 दूनी 4, 105 रूट के अंदर में है तो रूट हट जाएगा, रूट अंदर 105 हट जाएगा तो 105 हो जाएगा। अब इसका हम जोड़ते हैं तो 6 5 11 7 1 8 6 1 7, ये अगर इसको गुना करते हैं तो कितना होता है 420 माइनस 420 इक्वल टू 80 स्क्वायर। इसको घटाने के बाद आता है 361 बराबर ए डी स्क्वायर। अब 361 जो है वह 19 का स्क्वायर है, स्क्वायर हट गया इसलिए ए डी बराबर हो जाएगा आपको 20 सेंटीमीटर। आइए आपको आंसर हो जाएगा। इसे हम ज्यामितीय विधि से भी बना सकते हैं। तब तक इतने तक रहने दीजिए, चलते हैं।